पाकिस्तान के 5 टुकड़े करने की जो कवायद थी उसकी शुरुआत हो चुकी है। पहला कदम बढ़ा दिया गया है और इस कदम में 9 मिसाइलें जो भारत की तरफ से दागी गई थी वो एक एक कर किसी शोलों की तरह आतंकी ट्रेनिंग कैंप पर गिरना शुरू हो चुकी हैं। जो कुलबुलाहट है वो एक एक कर पाकिस्तानियों की बाहर आ रही है और इस कुलबुलाहट में तो सबसे पहला जो नाम है वो खुद वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का है और बकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया गया है पाकिस्तानियों द्वारा और कहा गया है कि जो भी कार्रवाई की गई है पाकिस्तान पर भारतीय वायुसेना द्वारा उसका करारा जवाब दिया जाएगा। पढ़े लिखे तो नहीं है पाकिस्तानी, लेकिन उन्होंने इंग्लिश में बकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि जो भी जो हमला किया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अपने सीमा क्षेत्र में रहने के बाद जो पाकिस्तान के अंदर जो हमला हुआ है उससे पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। बकायदा उन जगहों के नाम लेकर बताए गए हैं जिन जगहों पर एक तरीके से भारतीय मिसाइलें जाकर गिरी हैं और मुर्दिके और भावलपुर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है पाकिस्तान द्वारा जिसमें जगह का नाम लिया गया है और कहा गया है कि इसमें सिविलियंस मारे गए हैं, बच्चे मारे गए हैं और औरतें मारी गई हैं और इसे सिर्फ और सिर्फ एक्ट ऑफ वॉर, इंग्लिश शब्द है, हिंदी में इसका मायने है कि इसे जंग की हालात पैदा करने वाला सिचुएशन माना जाएगा। पाकिस्तान को देरी समझ में आया कि भारत रिटेलिएट करेगा, भारत हमला करेगा, लेकिन उस चीज को जिस तरीके से 9 आतंकी ट्रेनिंग कैंप पर जब मिसाइलें गिरती है तब वो कह रहे हैं कि इसे पाकिस्तान जंग का हालात देते या सिचुएशन मानेगा। वो आगे ये कहते हैं कि उन्हें ये जो सारी चीजें हैं वो इसे यूएन में लेके जाएंगे और वहां पर इसका कड़ा विरोध करेंगे और सीधे तौर पर जो आतंकी संगठन है जो उनका हेडक्वार्टर था, हेडक्वार्टर के छत पर जब बम गिरता है तो त्राहिमाम त्राहिमाम मचता है और सीधे तौर पर पहलगाम हमले का जो बदला जो कहा जा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर जो कहा जा रहा है, पाकिस्तानियों का कहना है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं था, बावजूद इसके जो कार्रवाई की गई है उससे पाकिस्तान करारा जवाब देगा, ये उनका कहना है। और सीधे तौर पर उन्होंने हवाला दिया है इंटरनेशनल कानून का, इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में पढ़ के बता देता हूं। उनका यह कहना है कि पाकिस्तान हक रखता है भारत को जवाब देने का सही समय और सही जगह के अनुसार और आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर और जिसकी बदौलत वो भारत पर हमला कर सकता है। अब हमला करने के लिए वो बार बार ये कहते हैं कि जो पाकिस्तानी हैं वो घास खाकर भी न्यूक्लियर बम बनाएंगे, ऐसे दावे तमाम किए जाते हैं और इसलिए जो उनके जो नागरिक हैं बम बनाकर उन्होंने पैसे तो पूरे खर्च कर दिए हैं और इसलिए अस्पताल ढंग से बना नहीं पाए और इसलिए जो वहां के जो लोग हैं वो भारत में इलाज करने आते हैं। अब जो उन्होंने जो बम बनाए हैं, जो इसकी काबिलियत हासिल की है वो कहां से हासिल की है? देखिए, जो पाकिस्तानी पढ़े लिखे तो होते नहीं है और ऐसे में जो पाकिस्तानियों ने न्यूक्लियर बम की जो ट्रेनिंग ली, अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाई की, लेकिन जब उन्होंने न्यूक्लियर बम बनाना सीख लिया तो उसको उड़ाने की जो काबिलियत थी उनके अंदर नहीं थी। तो कहा जाता है जो पाकिस्तानियों ने किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के तानाशाह से सीखा और उनसे डील की कि भैया हमें मिसाइलें बना के दो, मिसाइलें कैसे बनती हैं वो सारी टेक्नोलॉजी हमें दो और उसके बदौलत हम आपको न्यूक्लियर बम की जो टेक्नोलॉजी है उसका आदान प्रदान करेंगे। तो एक ऐसा फेल्ड स्टेट जो पाकिस्तान है वो किम जोंग उन के फैमिली से मदद मांगता है, किसके लिए? मिसाइलें बनाने के लिए। किम जोंग उनको उसकी बदौलत क्या मिलता है? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिलती है जो पाकिस्तान ने बनाई थी और इसलिए पाकिस्तान इतराता है कि देखिए हमारे पास तो न्यूक्लियर बम है। अब मैं आपको बताता हूं कुछ चीजें जो आपको ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है। पहली चीज क्या है, जब अमेरिकियों ने हिरोशिमा जिस तरीके से जो जापान पर एक बम गिराया था वो था 15 किलो टन का, मतलब 15,000 किलो का जो बम है वो जब गिराया जाता है तो सोचिए उसकी जो आग थी, जो लपटें थी, जो तरीके से रेडिएशन फैला उसमें त्राहिमाम त्राहिमाम मच चुका था। अब जो पाकिस्तानी है उनका ये कहना है कि हम हवा से, जमीन से और पानी से भी परीक्षण कर रहे हैं कि हम पानी के जरिए, सबमरीन के जरिए भी ऐसी न्यूक्लियर मिसाइलें दाग सकें भारत के अंदर जो एक तरीके से सी या ट्राइड कहते हैं, ट्राइड से कहने का मतलब जो हवा, पानी और जल तीनों जगह से अगर कोई मिसाइलें दाग सकता है तो उस चीज को न्यूक्लियर ट्राइड देश माना जाता है। चुनिंदा देश है और सिर्फ भारत के पास भी काबिलियत है, भारत हवा में भी, जमीन से भी और पानी से और पानी के अंदर से भी, मतलब नेवी के जहाजों से भी और सबमरीन के जरिए भी मिसाइलें दाग सकता है। और पाकिस्तानियों के पास क्या क्या चीजें हैं अब मैं आपको तफसील से समझाता हूं। दरअसल पाकिस्तान के पास जो F-16 जो उनके पास प्लेन है, जो उनकी रीढ़ की
हड्डी मानी जाती है, जो बैकबोन ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स होने का जो दावा किया जाता है वो कितनी खोखली है उसको ध्यान से सुनिए और समझिए। पाकिस्तान के पास जो F-16 के जो फाइटर विमान है वो उड़ाने की जो काबिलियत है उनके पास है, लेकिन अगर किसी दुश्मन देश पर F-16 जैसे विमान का इस्तेमाल करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ अमेरिकियों से परमिशन लेने की जरूरत है। और इसलिए जब भी अगर पाकिस्तान के F-16 पे कोई न्यूक्लियर बम लगाते हैं तो आपको अमेरिकियों से पूछना पड़ेगा कि सर क्या मैं भारत पे ये मिसाइलें यूज कर सकता हूं, सर क्या मैं F-16 को भारत की सीमा के अंदर दाखिल कर सकता हूं। और इसी परमिशन से बचने के लिए जो पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो मिराज 3, मिराज 5 और JF-17 जैसे फाइटर प्लेन्स का इस्तेमाल करती है न्यूक्लियर बम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, क्योंकि इसमें अमेरिकियों का दखल नहीं होता है। और कौन सी मिसाइलें लगती हैं, दरअसल ये LMCM है, राड है, और जो इसका जो वजन है, जो इसमें जो न्यूक्लियर बम जो लगाए जाते हैं वो 5 किलो टन से लेकर 12 किलो टन तक लगाए जाते हैं। मतलब जो हिरोशिमा पर 15 किलो टन का जो बम गिरा था, महज उसी के आसपास ये जो बम है ये बम लेके जाया जा सकता है। और ऐसे सिर्फ और सिर्फ 36 मिसाइलें हैं, 36 बम हैं जो पाकिस्तान के एयरफोर्स के पास है। अब मैं बात करता हूं जिस तरीके से पाकिस्तान की जो लैंड एयरफोर्स है, जो जमीन के स्तर से या TLE मतलब जिस तरीके से जो आप ट्रक देखते हैं उसे जो खड़ा करके जो मिसाइलें दागी जाती हैं, ऐसी कितनी मिसाइलें हैं, तो उसके बारे में जो पाकिस्तानी जो इतराते हैं उसकी मैं एक पोल खोलता हूं। दरअसल जो सबसे पहला जो नाम है जिसका टेस्ट हाल ही में पाकिस्तान ने किया वो था अब्दाली मिसाइल। अब्दाली मिसाइल को लेकर ये बहुत इतराते हैं, महज 10 मिसाइलें हैं इनके पास, और जो इसकी जो रेंज है वो है 200 किलोमीटर तक। और ये जो मिसाइलें हैं कहां कहां तैनात हैं, हमने बकायदा वीडियो बनाकर आपको दिखाया भी था कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो कहां कहां और कितनी मिसाइलें तैनात हैं, बकायदा एक डिटेल रिपोर्ट हमने आपके सामने साझा भी की थी। और जो इसका वजन है वो 5 किलो टन से लेकर 12 किलो टन तक है। अब आप समझ चुके होंगे जो हिरोशिमा में जो बम गिरा था उससे कितनी ज्यादा नुकसान हुआ था, लगभग उसी स्तर का ही बम है, लेकिन जो इसका जो रेंज है वो 200 किलोमीटर है। तीसरा जो है गजनवी है, शाहीन है, शाहीन 1, शाहीन 2, शाहीन 3 और शाहीन 1, 2, 3 को लेकर जो पाकिस्तानी इतने खुश हो जाते थे कि भैया हमने कम से कम अपनी पूरी जब से उनका देश बना है कोई ऐसा अच्छा बम जो बनाया है उसे वो शाहीन का ही मानते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये इसकी जो रेंज है वो 300 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर दूर तक जाती है। और इनका ये मानना है कि हम पाकिस्तान के अंदर से, जमीन के अंदर से कभी अगर शाहीन का बम मिसाइल इस्तेमाल करेंगे तो खुद ये जो बम है दिल्ली तक पहुंच सकती है। और इस दिल्ली तक पहुंचने की खुशी में ये इतने बावले हो जाते हैं कि शाहीन 1, शाहीन 2, शाहीन 3 जैसे बम का इस्तेमाल करते हैं, और जो उसका वजन है 5 किलो टन से लेकर 12 किलो टन तक का है। अब आती है गौरी करकट। गौरी की जो काबिलियत है वो 1250 किलोमीटर है, और इसका जो वजन है वो 10 किलो टन से लेकर 40 किलो टन तक है। मायने ये कि हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उससे 2.5 गुना ज्यादा ताकतवर बम है। और यही जो एक दो बम्स हैं जो ज्यादा टेंशन देती हैं भारत को, कि अगर इस टाइप की मिसाइलों का करारा जवाब नहीं दिया गया, इसे हवा में ही नेस्तनाबूद नहीं किया गया, तो ये नासूर बन सकती हैं। और जो कुछ और मिसाइल का नाम ले रहा हूं, अब्दाली, बाबर 1, बाबर 2। अब जो अब्दाली को लेकर जो मिसाइलों की जो बात है इसका एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया गया है, और अब्दाली को लेकर कहा जाता है जो इसकी रेंज है वो 2200 किलोमीटर तक है। अगर पाकिस्तान के किसी हिस्से से बम चलता है तो सीधे चेन्नई तक ये पहुंच सकता है। और इसलिए इन बम की बकायदा जो भारतीय खुफिया एजेंसी है उन्होंने एक बकायदा डिटेल रिपोर्ट कहां इनकी तैनाती है, कहां का इनको लेके जाया जाता है, इस सारी डिटेल निकालनी है। अब जो जिस तरीके से जब पहली बार भारत ने अपने सबमरीन से न्यूक्लियर मिसाइल की जो प्रैक्टिस की, तब वहां पे कुलबुलाहट मची थी कि भैया कहीं पाकिस्तान पीछे ना रह जाए। ऐसे में अभी फिलहाल के लिए सीड ट्रायल किया जा रहा है, सक्सेसफुल मिला नहीं है पाकिस्तानियों को। और क्योंकि जो बाबर 3 मिसाइल है जो सबमरीन के अंदर से मारी जा सकती है, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर है और जिसका वजन है 5 किलो टन से लेकर 12 किलो टन तक है, ये जो मिसाइलें हैं सबमरीन से मारी जा सकती है। लेकिन अब तक जो पाकिस्तानियों को सबमरीन या नेवी के जहाजों से मिसाइल मारने की जो क्षमता है वो अब तक उसमें सफलता नहीं मिली है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि जिस तरीके से जो 1 या 2 एयरबेस हैं जो खास तौर पर 60 किलोमीटर दूर और 85 किलोमीटर दूर जो पीओके में तैनात है, जो पाकिस्तान के अंदर तैनात है, इन एयरबेस पर खास तौर पर
भारत की एजेंसियों की नजर है, क्योंकि अगर ये जब एक्टिव होती हैं तो सीधे तौर पर यहाँ पर जो मिसाइल की जो फैसिलिटीज बनाई गई हैं, अंडरग्राउंड रखा गया है कि कल को अगर इंडियन एयरफोर्स आकर उस पर हमला भी करती है तो इन सारी मिसाइलों की जो फैसिलिटी है या जो उनकी एयरफोर्स की जो तादाद है, सबको अंडरग्राउंड रखा गया है, छिपा कर रखा गया है। लेकिन जो अंदर की बात ये भी है कि कल जब हमला होने से 2 घंटे पहले जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर आकर बार बार ये कह रहे थे, देखिए जो भारत है वो एलओसी पार से कभी भी हमला कर सकता है। अब जब कोई मिनिस्टर आके ऐसी चीजें कहे, जब सारी बातें पूरी दुनिया को पता हो, उसके बावजूद भी अगर आप पर हमला हो जाए, जब आपको पता हो कि आप पर हमला हो सकता है, आप सचेत हो, पूरी दुनिया को दिखाते हो, उसके बावजूद भी अगर आप पर हमला होता है तो कहीं ना कहीं ये डर दिखाता है पाकिस्तानी आर्मी के अंदर, खोखलापन दिखाता है कि दीमक की तरह जो पाकिस्तान आर्मी जो पाकिस्तान की जनता को चूस रही है, उनको कंगाल कर रही है, गरीबी की दलदल में फंसा रही है, फेंक रही है, उनको एक करारा तमाचा पर लगना चाहिए पाकिस्तानी जनता द्वारा कि भैया हमारे पैसों पर आपने दावा किया था, हमें वादा किया था कि आप हमारी सुरक्षा करेंगे, और हमारे मुंह पर करारा तमाचा मारते हुए, धोखा देते हुए भारतीय मिसाइलें किस तरीके से अंदर घुस जाती हैं। पाकिस्तानी जनता को पूछना चाहिए कि भैया तालिबान आपको कैसे मार रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में किस तरीके से आपकी पुलिस और आर्मी के बीच में झड़प हो रही है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी बड़े बड़े पोस्ट हो, चाहे सैन्य पोस्ट हो, जो सैन्य अधिकारी होते हैं, चाहे पाकिस्तान सरकार के अंदर जो बड़े बड़े पद हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी पंजाबियों के अंदर है। और यही चीज पाकिस्तानियों को नफरत पैदा करती है। वो ये कहते हैं कि देखिए बलूचों को अधिकार नहीं मिल रहा, खैबर पख्तूनख्वा में जो रह रहे हैं उनको अधिकार नहीं मिल रहा, जो सिंध प्रांत के हैं उन्हें अधिकार नहीं मिल रहा, क्योंकि जो पाकिस्तानी जो पंजाबी हैं वो जानबूझकर अपना दबदबा पाकिस्तान के अंदर बढ़ा रहे हैं। और इसलिए तमाम तरीकों से सोशल मीडिया पर कई वीडियोस हैं जहां पर मस्जिदों के अंदर यह कहा जा रहा है कि अगर भारत के साथ पाकिस्तान की जंग होती है तो क्या आप लोगों को लड़ना चाहिए। कोई हाथ नहीं उठाता, क्योंकि उनका यह कहना है क्योंकि ये इस्लामिक लड़ाई नहीं है, ये पाकिस्तान की लड़ाई है। पाकिस्तान से कहने का मतलब वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी पंजाबी को कह रहे हैं, क्योंकि जितने भी आप सैन्य अधिकारी देखेंगे जो उनकी हिंदी ठीक नहीं है, उर्दू को तो वो माशाल्लाह कर ही चुके हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भैया हमारे टांगे कांप रही हैं जी। जो इस तरीके से उनकी बातचीत है, ना ही पंजाबी ठीक से बोल पाते हैं, ना ही उर्दू ठीक से बोल पाते हैं,